नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का सोप एंड डिटर्जेंट। सोप एंड डिटर्जेंट। सोप डिटर्जेंट, पहली बात क्या होते हैं? सोप और डिटर्जेंट को बढ़ने से पहले आपको कई और छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए। जैसे एक है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को होते हैं हैविंग COOH ग्रुप। यहाँ पे कोई भी R ग्रुप है, हम कह देते हैं RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे HCOOH, CH3COOH, CH3 CH2COH, CH3 CH2 CH2COOH। ऐसे ये जो R का साइज है ये बढ़ता जाएगा, हर बार एक CH2 यूनिट बढ़ती जा रही है। होमोलोगस सीरीज बन गया है। कॉमनली सारे को क्या कह देते हैं RCOOH। ये जो R ग्रुप है H हो सकता है, CH3 हो सकता है। R का साइज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये जो R पार्ट है ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है। हाइड्रोकार्बन पार्ट का मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है। और ये नॉन पोलर है, नॉन पोलर, और ये पोलर है। पोलर पार्ट होता है जिसमें नॉन पोलर मीन्स नो सेपरेशन ऑफ चार्ज, नो सेपरेशन ऑफ चार्ज। और पोलर मीन्स हैविंग सेपरेशन ऑफ चार्ज। एक वो जिसमें चार्ज की सेपरेशन हो, एक वो जिसमें चार्ज की सेपरेशन ना हो। अब RCOOH, R आपका नॉन पोलर है और इसमें कार्बन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। और इसमें सिर्फ है कार्बन और हाइड्रोजन, तो कार्बन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इसलिए नॉन पोलर है, कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं है। लेकिन ये पोलर है। और वाटर भी पोलर है, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, वाटर भी पोलर है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसमें पोलर एंड भी है और नॉन पोलर एंड भी है। एक होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, फोबिक मीन्स टू हेट, टू रिपेल। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, दैट रिपेल वाटर। एक हाइड्रोफिलिक, फिलिक मीन्स टू अट्रैक्ट, टू लव। हाइड्रोफिलिक, दैट अट्रैक्ट वाटर। तो अगर हम एक बार ये ले लें RCOOH, अगर ये डिसोसिएट होगा तो देगा RCO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसमें जो R जो पार्ट है जिसको हम हाइड्रोकार्बन पार्ट कह रहे हैं, जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन, ये नॉन पोलर पार्ट है। और ये हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर में डिसोल्व नहीं होगा, वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन ये जो पार्ट है पोलर पार्ट है, और ये हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक का मतलब ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो जिसको RCOH कह रहे हैं, R का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, ये जो हाइड्रोकार्बन की चेन लंबी होती जा रही है, इसको हम कहते हैं
लॉन्ग चेन, अब जैसे कार्बन 15 भी हो सकती है, C15H31COOH, C16H33COH, C17H35COH। डबल बॉन्ड भी आ जाता है, C16 एक डबल बॉन्ड आ गया, 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। 15 कार्बन है, 17 कार्बन है, पामेटिक एसिड बोलते हैं इसको, पामेटिक एसिड। 15 कार्बन है जिसमें कार्बन की चेन जो है वो पामेटिक एसिड है, ओलिक एसिड है, लिनोलिक एसिड है, सेप्टेरिक एसिड है। ये सारे लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। 15 कार्बन भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं, सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन भी हो सकती है, कोई डबल बॉन्ड भी आ सकता है, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, पामेटिक एसिड। तो ये आपका अलग अलग जो हाइड्रोकार्बन की चेन बनेगी। ये तो बात हुई कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके बारे में आपको बताया कि पोलर एंड भी होता है और नॉन पोलर एंड भी होता है। अब दूसरी बात मैं कर रहा हूं हार्ड वाटर। Water that have calcium and magnesium ion in it। वो वाटर का सैंपल जिसमें कैल्शियम आयन हो या मैग्नीशियम आयन हो उसको हम बोलेंगे हार्ड वाटर। हार्ड वाटर मीन्स, हार्ड का मतलब यहाँ पे सोप से है। साबुन के साथ उसकी लेदर फॉर्मेशन कम होती है, साबुन के साथ झाग कम बनाता है, साबुन के साथ जो क्लीनिंग एक्शन है साबुन का वो कम हो जाता है। कुछ जगह का पानी ऐसा होता है जिसमें कपड़े साफ नहीं निकलते, साबुन अच्छी तरह से झाग नहीं बनाता। नॉर्मली हम उसको हार्ड वाटर बोल देते हैं, लेकिन वो हार्ड वाटर होता किस वजह से है? कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से। इट नॉट मेक लेदर विद सोप, साबुन के साथ अच्छी तरह से झाग नहीं बनाता है। क्या क्या हो सकता है? कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, क्लोराइड कर लो चलो, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। All of these compound of calcium and magnesium, ये सारे कंपाउंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के आर सोलुबल इन वाटर। ये सारे वाटर में सोलुबल है। सो गिव कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम सल्फेट क्या करेगा? डिजोल्व होके कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन दे देगा। मैग्नीशियम सल्फेट क्या करेगा? डिजोल्व होके मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन दे देगा। ऐसे ही क्लोराइड आयन और कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन और मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट और कैल्शियम। तो वो वाटर का सैंपल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट हो उसको हम क्या बोलेंगे? हार्ड वाटर। दो तरह की हार्डनेस होती है, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस, इट इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर हार्डनेस बाइकार्बोनेट की वजह से है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस। क्यों बोलते हैं? इट कैन बी रिमूव्ड बाय
बॉइलिंग ऑफ, इस हार्डनेस को हम वाटर को बॉयल करके रिमूव कर सकते हैं। अगर आप कैल्शियम बाइकार्बोनेट को या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा। और कार्बोनेट इनसोल्युबल होते हैं, बाइकार्बोनेट सोल्युबल होते हैं। और अगर वाटर में सोल्युबल होंगे, अगर ये वाटर में जैसे आपने वाटर में कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिया या मैग्नीशियम कार्बोनेट डाल दिया तो वो वाटर हार्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कैल्शियम मैग्नीशियम का कोई भी कंपाउंड पानी में अगर है तो हार्डनेस क्रिएट कर देगा। कैल्शियम या मैग्नीशियम का जो सोल्युबल कंपाउंड है, जो पानी में डिसोल्व हो रहा है, जो पानी में डिसोल्व होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दे रहा है, वो वाटर हार्ड है। क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन सोप के साथ कंबाइन हो जाते हैं, साबुन को झाग नहीं बनाने देते हैं, ये उसके साथ कंबाइन होकर स्कम बना लेते हैं। तो अगर पानी में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है और बाइकार्बोनेट वाटर में सोल्युबल होता है तो ये वाटर हार्ड होगा। लेकिन साबुन लगाने से पहले अगर हमने इस पानी को बॉयल कर दिया तो बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोनेट में, और कार्बोनेट होता है वाटर में इनसोल्युबल। कई बार आपने देखा भी होगा, पानी को जब गर्म करते हैं तो छोटे छोटे सफेद सफेद से पार्टिकल गिरने लग जाते हैं, वो जो व्हाइट पार्टिकल है वो कार्बोनेट ही है, वो जो सोल्युबल कंपाउंड था वो इनसोल्युबल में हो गया। तो इस हार्डनेस को बिना हमने कोई केमिकल ट्रीटमेंट किए ही रिमूव कर लिया, इसलिए हम इसको टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस को आप फिजिकल मेथड से रिमूव नहीं कर सकते। इसको रिमूव करने के लिए आपको केमिकल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया, तो इट इज ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये क्या है? क्लोराइड, इसका क्लोराइड, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड और सल्फेट। इट कैन बी रिमूव्ड by adding washing soda or ion exchange। वॉशिंग सोडा ऐड कर देते हैं हम, या तो इसमें वॉशिंग सोडा में क्या होता है, जैसे मान लिया कैल्शियम सल्फेट है या मैग्नीशियम का क्लोराइड है और आपने सोडियम का कार्बोनेट डाल दिया जिसको वॉशिंग सोडा कह रहे हैं, तो कैल्शियम का तो कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम का सल्फेट बन जाएगा। ऐसे यहाँ अगर तुमने सोडियम का कार्बोनेट डाल दिया तो मैग्नीशियम का तो कार्बोनेट बन जाएगा और सोडियम का क्लोराइड, और क्लोराइड और सल्फेट सोल्युबल होते हैं, तो ये डिसॉल्व होंगे तो सोडियम आयन देंगे, और सोडियम आयन सोप के साथ इंटरफेयर नहीं करता। लेकिन ये कार्बोनेट बन गया। मैग्नीशियम और कैल्शियम को रिमूव करना था हमें, तो मेनली मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सोल्युबल कंपाउंड है, जो वाटर में डिसॉल्व होके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन दे रहे हैं, अगर हमने उसको किसी इनसॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया तो हार्डनेस रिमूव हो जाएगी, और उस वाटर को फिर हम बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर that not have calcium ion and magnesium। वो वाटर जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन नहीं हो वो सॉफ्ट वाटर होगा, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम आयन हो वो हार्ड वाटर होगा। और हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने के मेथड को बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। टेम्परेरी हार्डनेस को तो सिंपली बॉयल करके रिमूव कर लेते हैं। परमानेंट हार्डनेस में हमें या तो वॉशिंग सोडा डालना पड़ता है या फिर आयन एक्सचेंज मेथड है, कोई ऐसा केमिकल डालते हैं जो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को
एक्सचेंज कर ले, अपने पास बुला ले और अपने खुद के आयन वाटर में रिलीज कर दे, उसको हम बोलते हैं आयन एक्सचेंज मेथड। तो ये बात हुई कि हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है, पोलर नॉन पोलर का क्या मतलब है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, कार्बोक्सिलिक एसिड, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आते हैं हम सोप एंड डिटर्जेंट पे कि ये सोप एंड डिटर्जेंट क्या है। एक्चुअल में सोप एंड डिटर्जेंट का अर्थ, सोप की बात करें पहले हम तो these are सोडियम और पोटेशियम। नॉर्मली सोडियम होता है लेकिन पोटेशियम भी हो सकता है। पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। केमिकली दे आर द सोडियम पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है कोई RCOH, R एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। अभी जो हम बात कर रहे थे 15 कार्बन हो सकते हैं, उसमें 17 कार्बन हो सकते हैं। लॉन्ग चेन की बात अभी हमने की थी, 15-17 जितने भी कार्बन हो, 16 का भी हो सकता है। जैसे मान लिया 17 कार्बन है तो C17H36 होगा, एक हाइड्रोजन हटके COH आ जाएगा। तो ये लॉन्ग चेन है, 17 कार्बन है, इसकी जगह 15 कार्बन भी हो सकते हैं, 16, 14, 18 भी हो सकते हैं, लॉन्ग चेन है। लेकिन प्लस NaOH, ये क्या है, वीक, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। और एसिड और बेस एक संग करके क्या बनाते हैं, साल्ट। ये हो गया, दिस इज सोडियम salt of long chain carboxylic acid, sodium salt of citric acid, sodium citrate, sodium palmate, palmatic acid है। स्ट्रेट्रेट अगर है, सिट्रिक एसिड अलग होता है, सिट्रेट सिट्रिक एसिड तो नींबू में होता है, सेट्रेट। तो ये जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है यही सोप है। इसका मतलब सोप आर द सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप इज ए बेसिक साल्ट। सोप जो होगा वो बेसिक साल्ट होगा। सोप इज ए बेसिक साल्ट। बेसिक साल्ट किसको कहते हैं, साल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड और बेस वाले चैप्टर में पढ़ा है आपने साल्ट। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है तो हम इसको बेसिक साल्ट बोलेंगे। यानी कि सोप को अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो अगर आप रेड लिटमस लाओगे तो ये ब्लू कर देगा। ये आपको ये बताता है कि सोप का जो एक्वस सॉल्यूशन है, साबुन का जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होता है, बेसिक साल्ट है। बेसिक साल्ट इसलिए है कि जब वाटर को डिसॉल्व करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस इस सोप को जब हाइड्रोलिसिस होगा तो रिवर्स होगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और वीक एसिड बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग, जैसे अगर इसको हम बना रहे हैं तो ये तो वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जब इसको हाइड्रोलिसिस करेंगे तो रिवर्स होगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा और वीक एसिड बनेगा। वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो कंप्लीटली डिसोसिएट है। और जब कंप्लीट डिसोसिएट होगा तो OH आ जाता होगा। तो सोप इज ए बेसिक साल्ट है। अब आप ये देखिए कि सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या है। अच्छा, अलग अलग तरह के सोप होते हैं।
जैसे फ्लोटिंग है, कलर्ड है, अलग अलग तरह की स्मेल आती है, तो वो फ्लेवरिंग एजेंट है। फिर वो फ्लेवर के लिए हम डाल देते हैं। कई बार तो ऐड में तो लगता है पता नहीं सोप में क्या क्या है, नहाने का है कि खाने का है भाई, केसर युक्त, बादाम युक्त, पता नहीं क्या क्या उसमें बता देते हैं। लेकिन केमिकली सोप इज ए सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब सोप बनाए कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सोप, प्रिपरेशन, स्पोनिफिकेशन इस एक को बोलते हैं। नॉर्मली हम लेते हैं ट्राई एस्टर ऑफ RCOOR, ये RCOOR, CH, यार आपका लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये नॉर्मली होता है ऑयल में, ऑयल, ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल, एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल। इसमें हम डाल देते हैं NaOH, कास्टिक सोडा, कॉमन नेम है इसका। केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है कास्टिक सोडा। 3 मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्शन करेंगे और RCOONA, ये तो बन गया सोप। और ये बन जाएगी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो कि हम सर्दियों में फेस क्रीम में जो यूज करते हैं, ग्लिसरीन। एक्चुअल में ग्लिसरीन इज द साइड प्रोडक्ट ऑफ द सोप फॉर्मेशन। और ये रिएक्शन है, दिस इज स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। Formation of soap from oil is known as sponification reaction. ये एस्टर था RCOOR, ये ऑयल में या फैट में होता है, ऑयल है या फैट है। फिजिकल स्टेट उसकी लिक्विड है तो ऑयल बोल देते हैं, सॉलिड है तो फैट बोल देते हैं। उसमें होते हैं ये ट्राई एस्टर, 3 एस्टर है, 1 2 3 ग्रुप है। ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर, ग्लिसरीन कह देते हैं उसे। ग्लिसरीन को सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में जो स्किन है ना वो ड्राई हो जाती है, मॉइस्चर कम हो जाता है, स्किन फट जाती है, तो उसके लिए हम ये ग्लिसरीन लगा देते हैं। ग्लिसरीन क्या करता है, इसमें 3 OH ग्रुप है, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से मॉइस्चर को, वाटर को पकड़ के रखती है, तो स्किन को ड्राई नहीं होने देती। ग्लिसरीन फट जाती है, एडिया वगैरह फट जाती है, वहां लगाते हैं ग्लिसरीन। तो ये है कि हाउ वी प्रिपेयर द सोप। और ये एक ऐसा है कि आप इजीली अपने घर पे भी बना सकते हो। लगभग आप 20 ml 25 ml जितना भी बनाना है, 20-25 ml आपने ऑयल लिया और दूसरे एक बीकर में, और दूसरे बीकर में आप लगभग उससे आधे वेट का कास्टिक सोडा ले लो, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको कम से कम पानी में डिसॉल्व करो, उसको सैचुरेटेड बना लो। 1 बीकर में क्या ले लिया, 1 बीकर में ले लिया ऑयल, दूसरे में लगभग उससे आधे वेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अब दोनों को मिलाओ आपस में और उसको कंटिन्यू स्टीर करते रहो और दोनों मिक्स हो गए। अब उसको हीट करो और धीरे धीरे उसको, जैसे खीर बनाते हैं कुछ बनाते हैं तो उसको हिलाते रहते हैं, स्टीरिंग करते रहते हैं, स्टीरर बोल देते हैं उसको, स्टीर कर रहे हैं। और वो धीरे धीरे एक मतलब पेस्ट जैसा बनने लग जाएगा। और जैसे जैसे वो पेस्ट गाढ़ा होता जाए, अब उसमें कुछ नमक डाल दो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl। लगभग जितना तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था उससे कम, उससे आधा मान लो आप। अगर 50 ग्राम ऑयल लिया है तो 25 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 15 से 10 ग्राम NaCl।
थोड़ी देर बाद क्या होगा, सोप की अलग लेयर बन जाएगी। उसको आप जैसे बर्फी काटते हैं, मिठाई बनाते हैं, ऐसे आप उसको पेस्ट करके और आप उसको कटिंग कर सकते हो, आप उसको अलग अलग शेप में काट सकते हो। तो ये था कि हाउ वी प्रिपेयर द सोप। अब बात आती है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। सोप का क्लीनिंग एक्शन क्या है? क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, क्या क्लीनिंग एक्शन है सोप का? एक्चुअल में ये होता है फाइबर, कोई भी कपड़ा है आपका फाइबर, और अगर ड्राई सैंड लग जाती है कपड़े को तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हम कपड़े साफ करते हैं, मिट्टी में गिर जाते हैं, मिट्टी लग जाती है तो उसको दोबारा नहीं साफ करते, उसको सुखा देते हैं। सूखने पे मिट्टी को अगर हाथ से हटाएंगे तो हट जाएगी। मैल जो कपड़े पे आता है, डर्ट जो कपड़े पे आता है, दिस इज ड्यू टू ऑयली सब्सटेंस। हमारे कपड़े जो मैल के होते हैं वो ऑयल की वजह से होते हैं। ऑयल कहां से आता है? कुछ केमिकल्स तो हमारी बॉडी, हमारी स्किन से निकलते रहते हैं, पसीने के साथ या पसीना ना हो तो भी थोड़ा थोड़ा वेपर बॉडी से निकलते रहते हैं। कुछ एटमॉस्फेयर में इस तरह से वो ऑयली सब्सटेंस, चिकनाई वाले सब्सटेंस, कुछ ऑयल हम बॉडी पे वैसे भी लगाते हैं, वो कपड़े पे लग जाते हैं ऑयल। और ऑयल क्या होते हैं? ऑयल नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर का मतलब हाइड्रोफोबिक होते हैं ऑयल। वाटर की तरफ अट्रैक्ट नहीं करेंगे। कपड़े पे ऑयल लग गया, कुछ लग गया और आपके हाथों में तेल लग जाता है, आप पानी से धोते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथों में ग्रीस लग गया, पानी से साफ कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। मिट्टी से साफ कर लेते हैं, मिट्टी के साथ चला जाता है ग्रीस, ऑयल, या फिर साबुन से साफ करो। ऑयली सब्सटेंस कपड़े पे ऑयल लगा हुआ, पानी में डूब कर रहे हो कपड़े को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वाटर इसके साथ कंबाइन नहीं हो रहा ऑयल के साथ। एक दूसरे में सरफेस टेंशन है, एक दूसरे में रिपेल करते हैं। अब हमें कोई ऐसा केमिकल चाहिए, देखो वाटर पोलर का मतलब हाइड्रोपोलर है तो ये तो वाटर ही है, तो हाइड्रोफोबिक क्या फिलिक क्या होगा? वाटर पोलर है लेकिन ऑयल नॉन पोलर है। इन दोनों में बनती नहीं है, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ऑयल पानी के साथ कंबाइन ही नहीं हो रहा है तो कपड़े से उतरे कैसे? कोई खड्डे में पड़ा है, आप उसको निकालना चाहते हो, वो आपका हाथ पकड़ता नहीं है, कैसे निकालो? तो हमें कोई ऐसा बाइंडर चाहिए, हमें कोई ऐसा कोई रस्सी का टुकड़ा मिल जाए कि उस रस्सी को वो पकड़ ले, इधर से हम पकड़ ले। हमारे को तो हाथ पकड़ाता नहीं है वो, क्योंकि नाराजगी है, तो रस्सी को तो पकड़ सकता है और हम इधर से रस्सी को पकड़ते हैं, फिर निकाल ले खड्डे में से। वही बात यहाँ साबुन करता है। सोप क्या करेगा? मतलब हमें कोई ऐसा केमिकल चाहिए जो दोनों की सरफेस टेंशन को कम कर दे, जो दोनों के सरफेस के ऊपर एक्शन करे। इसीलिए हम सोप को, डिटर्जेंट्स को बोलते हैं सरफेक्टेंट्स that act on surface। एक कंपनी ने तो अपने प्रोडक्ट का नाम ही सर्फ रख दिया, सर्फ। एक्चुअल में सर्फ वो केमिकल होते हैं that act on the surface, surfactants। तो साबुन में है RCOONA, जब इसका वाटर में डिसोल्व करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा RCO। और साबुन को प्रेसिपिटेट करने के लिए इसीलिए हमने NaCl डाला था। नमक इसीलिए डाला था कि नमक भी सोडियम आयन देगा, और जो साबुन होता है, सोप होता है, वो भी सोडियम आयन देता है। तो अगर हम नमक डालेंगे तो ये रिएक्शन सोडियम आयन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि नमक भी डाल दिया हमने, तो सोडियम बहुत ज्यादा आयन हो गए थे, वापस रिएक्शन करके इधर आ जाता है। साल्टिंग आउट बोलते हैं इसको, साल्टिंग आउट। नमक के डालने से सोप बाहर आ जाएगा, क्योंकि नमक के डालने से, सोडियम क्लोराइड के डालने से सोप की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है।
सोप की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। अच्छा, अब हमें तो ये चाहिए, साबुन ने ये दे दिया RCOONA सोप। अब RCOONA, Na तो गया, तो ये क्या है? पोलर है। पोलर का मतलब हाइड्रोफिलिक, वाटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा ये। और ये नॉन पोलर है, हाइड्रोफोबिक, ये वाटर को रिपेल नहीं करेगा। पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर में। तो ये जो R है ना, ये नॉन पोलर है, और जो ऑयल है वो भी नॉन पोलर है, तो ये किस में डिसॉल्व हो जाएगा? साबुन का जो R पार्ट है, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, जो नॉन पोलर पार्ट है, जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, वो ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा। और इधर जो पोलर पार्ट है, जो हाइड्रोफिलिक है, वो वाटर को अट्रैक्ट करेगा और वो वाटर के साथ कंबाइन हो गया। अभी ऑयल और वाटर एक दूसरे के पास नहीं आ रहे थे, एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बना रहे थे, लेकिन साबुन ने क्या किया? साबुन का जो पोलर पार्ट था वो तो वाटर के साथ कंबाइन हो गया, नॉन पोलर पार्ट है वो ऑयल के साथ कंबाइन हो गया, और अब ये इसको कंबाइन करके बाहर ले आए। जिद्दी महल बाहर। किसने किया काम? अगर वाटर से हो जाता नहीं होता। किसने किया ये काम? सोप ने किया। सोप में ऐसी क्या खूबी थी, क्या खासियत थी कि उसने मैल को निकाल दिया पानी के साथ मिलके? उसमें ये खूबी थी कि उसमें दोनों पार्ट हैं, पोलर भी नॉन पोलर भी। उसका नॉन पोलर जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है, वो ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा। पोलर पार्ट है वो वाटर के साथ कंबाइन होगा, तो वो उसको रिमूव कर लेगा। और इसीलिए हम जब साबुन से कपड़े धोते हैं तो फिजिकल फोर्स लगाते हैं। मशीन भी है तो वो घुमाती है उसको, हम हाथ से रगड़ते हैं, पीटते हैं कपड़े को पानी में भिगो के, ताकि वो अच्छी तरह से उसके कांटेक्ट में आ जाए। क्योंकि अगर जैसे अंदर दबा हुआ है, वो वाटर के सोप के अच्छी तरह से कांटेक्ट में नहीं आया, झाग बना के हम और उसको रब करते हैं ताकि वो उसकी अच्छी तरह से कांटेक्ट में आ जाए। अगर कांटेक्ट में नहीं आया होगा तो ये जो मैल जो है ये बाहर नहीं आएगा। दिस इज क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब बात आती है लिमिटेशन टू यूज द सोप। लिमिटेशन टू यूज द सोप। साबुन का जो यूज कर रहे हैं इसमें दिक्कत क्या है, कमी क्या है? सबसे मेन कमी है कि सोप not properly work in hard water. हार्ड वाटर भी बताया था मैंने, इट मेक scum with calcium and magnesium। क्या होता है? जो साबुन का जो ये है RCOONA, ये क्या करता है? कैल्शियम आयन हो चाहे मैग्नीशियम आयन हो, दो मॉलिक्यूल्स इसके अंदर, ये इसके साथ या कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्कम। स्कम फॉर्मेशन हो जाती है। साबुन अगर पानी में कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन है, तो जैसे आपने सोप को डिसॉल्व किया, सोडियम आयन की बजाय जो कैल्शियम मैग्नीशियम का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, वो कार्बोक्सिलेट आयन के साथ कंबाइन होके इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है। तो एक तरह से जब सोप का पोलर एंड फ्री नहीं होगा, एक तरफ तो आपने पकड़ लिया रस्सी को, दूसरी तरफ जो खड्डे में पड़ा है उसको उसने पकड़ने की बजाय किसी और ने पकड़ लिया, तो आप कितनी भी ताकत लगा लो वो तो बाहर नहीं आएगा ना। तो जो सोप का जो पोलर एंड है, आर तो इसमें तो डिसॉल्व हो गया ऑयल में तो, लेकिन जो पोलर एंड है वो वाटर के साथ कंबाइन होने की बजाय वो जब कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के साथ कंबाइन हो जाएगा तो फिर उसका क्लीनिंग एक्शन नहीं होगा।
एक तरह से हार्ड वाटर में सोप झाग नहीं बनाएगा, उसकी जो क्लीनिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। आप ये एक्टिविटी करके भी घर पे चेक कर सकते हो। 2, 3, 5 अलग अलग जगह का पानी लो, इक्वल अमाउंट में इक्वल अमाउंट ऑफ सोप डिसोल्व करो और झाग बना के देखो। किसी में झाग का लेवल ज्यादा आएगा, किसी में झाग का लेवल कम आएगा। जिसमें जितने कैल्शियम मैग्नीशियम आयन ज्यादा है उतने ही उसमें जो लेदर फॉर्मेशन, जो झाग की फॉर्मेशन है वो कम होगी, तो उसकी क्लीनिंग एक्शन भी कम होगा। दिस इज मेन लिमिटेशन ऑफ सोप। दूसरा, इट कैन नॉट बी यूज्ड इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में भी क्या होता है, जो RCO नेगेटिव है वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेता है। पहले ये वीक एसिड है और एसिडिक मीडियम में ये इसके साथ कंबाइन होके अनडिसोसिएटेड फॉर्म में आ जाता है। तो एसिडिक मीडियम में, और दूसरा, इसीलिए सोप तो वैसे बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम में, और दूसरा हार्ड वाटर के साथ सोप का प्रॉपर क्लीनिंग एक्शन नहीं होता। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ सोप टू यूज। लेकिन एडवांटेज क्या है, ये तो चलो लिमिटेशन है, एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि इट इज बायोडिग्रेडेबल। सोप कुछ ही दिनों में, घंटों में डिग्रेड हो जाता है। जैसे हमने कपड़े धोए, पानी को हमने नदी में, तालाब में, कहीं भी वाटर बॉडी है, नाली में चला गया, उसी टाइम पे बैक्टीरिया का एक्शन इस पे होना शुरू हो जाता है और बैक्टीरिया इसको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में इसको डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, इट विल बी डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया, सो इट नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। इसका हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। अगर कहीं पानी की वाटर बॉडी में या पेड़ वगैरह में जा रहा है, पेड़ों में बहुत ज्यादा तो नुकसान करता है, लेकिन नॉर्मली थोड़ा जाता है तो डिग्रेड होता जाता है। तो अगर सोप से हम जब कपड़े साफ कर रहे हैं, वो पानी कहीं वाटर बॉडी में मिक्स हो रहा है, तो वो ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि सोप इज ए बायोडिग्रेडेबल केमिकल। बायोडिग्रेडेबल वो होते हैं जो बैक्टीरिया के हेल्प से डिकम्पोज हो जाए। तो दिस इज द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड लिमिटेशन ऑफ सोप टू यूज, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोप। अब इस सोप के डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए हमने दूसरा केमिकल प्रिपेयर किया, दैट इज नोन एज डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में भी बेसिक एक्शन तो वही है, लेकिन ये सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हम कह सकते हैं। दीज आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड और दीज आर अमोनियम साल्ट। वो कार्बोक्सिलिक साल्ट थे, ये RCOONA कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है। सो और RSO3Na या RNH3Cl अमोनियम साल्ट या सल्फोनिक साल्ट डिटर्जेंट। कई बार बेंजीन रिंग भी होता है, जैसे मान लिया C12H24 और 2 26 तो 25 आ जाएगा, और ये बेंजीन और ये SO3 और ये Na, ये नेगेटिव है। बेंजीन का सल्फोनेशन से साल्ट इजीली बन जाता है। तो ये डिटर्जेंट है। ये डिटर्जेंट क्या करते हैं, दे नॉट मेक स्कम विद कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम। ये क्या करेगा,
RCONA को अगर आप कैल्शियम आयन के साथ रखोगे तो ये इनसॉल्युबल यानी कि स्कम बना देगा। लेकिन अगर यही सोडियम साल्ट की बजाय सल्फोनिक साल्ट होता तो क्योंकि सल्फेट जो होते हैं वो कैल्शियम या मैग्नीशियम के वाटर में सोल्युबल होते हैं तो वो इनसॉल्युबल कंपाउंड नहीं बनाएगा। नो स्कम, कोई स्कम की फॉर्मेशन नहीं होगी। तो सोप की बजाय जो डिटर्जेंट है, सोप और डिटर्जेंट में केमिकली क्या डिफरेंस हुआ? ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि दीज आर द साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड दीज आर द साल्ट ऑफ अमोनियम साल्ट या सल्फोनिक साल्ट। और अमोनियम साल्ट और सल्फोनिक साल्ट हार्ड वाटर के साथ स्कम फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो एडवांटेज क्या है डिटर्जेंट का? एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट, डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या होगा? इट मे यूज्ड इन हार्ड वाटर, इसको हम हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं। एंड इन एसिडिक मीडियम, हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं और एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है? इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, इट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, so create water pollution, वाटर पोल्यूशन क्रिएट करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। और एक और बात ध्यान रखें, जैसे ये है और ये आपकी कार्बन की चेन है, अगर ये कार्बन की चेन लीनियर है तो ये थोड़ा बहुत डिग्रेड हो जाती है, धीरे होती है साबुन की बजाय, सोप की बजाय, लेकिन डिग्रेड हो जाती है। और जितनी इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है, साइड चेन ज्यादा है, ब्रांचिंग ज्यादा आगे किसी भी वजह से, उतना ये ज्यादा नॉन डिग्रेडेबल हो जाता है। तो अब जो नई रिसर्च है उसमें हम बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट बना रहे हैं। ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन चेन की बजाय अगर लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन होगी तो वो डिटर्जेंट ज्यादा बढ़िया होते हैं एज कंपेरिजन टू डिटर्जेंट हैविंग ब्रांचिंग इन हाइड्रोकार्बन चेन। तो दोनों का एक एक एडवांटेज है। सोप का एडवांटेज क्या है कि वो पोल्यूशन नहीं करता, बायोडिग्रेडेबल है। डिटर्जेंट का डिसएडवांटेज है, वो पोल्यूशन करता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। सोप का एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है कि सोप को हम हार्ड वाटर में, एसिडिक मीडियम में यूज नहीं कर सकते, क्लीनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और जो डिटर्जेंट है उसका एडवांटेज है कि हम उसको हार्ड वाटर में भी यूज कर सकते हैं, एसिडिक मीडियम में भी यूज कर सकते हैं। केमिकली दोनों में क्या डिफरेंस है? केमिकली दोनों ही साल्ट है, दोनों ही केमिकली साल्ट है, लेकिन एक कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है और एक सल्फोनिक या अमोनियम साल्ट है। डिटर्जेंट भी अलग अलग तरह के होते हैं, एनायनिक डिटर्जेंट, कैटायनिक डिटर्जेंट, नॉन आयनिक डिटर्जेंट। अगर किसी सोप का पोलर पार्ट कैटायन है, अमोनियम वाले साल्ट जैसे, तो कैटायनिक डिटर्जेंट है। और पोलर पार्ट पे नेगेटिव चार्ज है तो एनायनिक है। और कई बार पोलर में एस्टर होता है, अनहाइड्राइड होते हैं, चार्ज नहीं होता, तो नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं सोप में। अच्छा ये देखो, जैसे RCONA और अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसमें डिसोसिएट हो जाता है। तो ये है इसका पोलर, नॉन पोलर, और ये है पोलर। जैसे जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, साबुन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वाटर में, क्या होगा, इसका जो R पार्ट है वो तो अंदर होता जाएगा,
पोलर लाइक डिजोल्व लाइक बोलते हैं इसको, पोलर डिजोल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजोल्व इन नॉन पोलर, ऐसे। बाहर कैसा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये क्लस्टर सा बन गया जिसको बोलते हैं मिसल्स। मिसल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो मिसल फॉर्मेशन की एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे होती है जिसको हम बोलते हैं CMC, मिसल्स। CMC is the critical measles concentration, यानी it is the concentration at which measles formation start। ये वो कंसंट्रेशन है जहां पे मिसल्स की फॉर्मेशन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं क्रिटिकल मिसलाइजेशन कंसंट्रेशन, CMC। हर तरह के शॉक के लिए ये अलग अलग होती है। और उस टाइम पे जो ये शॉक में कई बार नहीं कहते हम कि थोड़े थोड़े छोटे छोटे धुंधला सा होने लग जाता है साबुन का पानी, वो मिसल फॉर्मेशन की वजह से होता है। मिसल फॉर्मेशन क्यों हो रही हो तो क्लियर है, जैसे जैसे इसका अमाउंट बढ़ता जाएगा ये जो पोलर है कहीं तो बाहर आ जाएगा, वाटर में डिसॉल्व होने की बजाय, क्योंकि बाहर वाटर है तो वाटर के साथ कंबाइन होना चाहिए, और जो नॉन पोलर पार्ट है हाइड्रोकार्बन पार्ट वो अंदर की तरफ हो जाएगा। इस तरह से मिसल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये थे आपके सोप एंड डिटर्जेंट। सबसे पहली बार सोप क्या है, डिटर्जेंट क्या है, केमिकल डिफरेंस दोनों में क्या है, क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट क्या है, दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, हार्ड वाटर का क्या मतलब है, सॉफ्ट वाटर का क्या मतलब है, टेम्परेरी परमानेंट हार्डनेस का क्या मतलब है, मिसल्स का क्या मतलब होता है, पोलर नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, स्पोनिफिकेशन, साल्टिंग आउट। ये एक सिंपल सा टॉपिक है जो आपको रीड करना है, और इसकी जो भी एक्टिविटी है, सोप का जो लेदर फॉर्मेशन लेवल चेक करना, क्लीनिंग कैपेसिटी कंपेयर करना, कौन सा सोप बढ़िया है, ये सब सिंपल एक्टिविटी है जो आपकी बुक में दे रखी है। तो ये इस चैप्टर का आपका लास्ट टॉपिक था, ये आपका कंप्लीट। थैंक यू।